हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। तो आज अपना भाई लेक्चर नंबर 6 दिख ही रहा होगा थंबनेल पे। हम लोग ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन पूरी तरह से कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। और आज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी भी किस टॉपिक का पेपर अगर बनाता हूं तो मैं ये क्वेश्चन पेपर में डालता ही हूं। क्वेश्चन का नाम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना ही क्वेश्चन का नाम है। अगर वो बोलेगा यूजिंग द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ईएमएफ का ही होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं और तुरंत पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है कैसे, वो भी किसकी हेल्प से निकालना है? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो जो बच्चों, पहले ही बोलता हूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही 1 सेकंड के लिए पॉज कर लो, तुरंत बुक पेंसिल लेके बैठ जाओ, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आने की गारंटी पूरी मैं लेता हूं, याद होने की गारंटी पूरी मैं लेता हूं। बस मेरे होने के बाद बिना देखे ट्राई करो। बिना देखे ट्राई करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा और ट्राई करना, आ ही जाएगा। और हम लोग पहले से बोलते हैं कि मेरा होने के बाद 2 मिनट सांस लेके आराम से बैठो, पूरा रिकॉल करो और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग होमवर्क देते ही हैं बच्चों को, जैसे ऑफलाइन में, वैसे समझो होमवर्क मैंने दे दिया आपको होमवर्क कि मेरे होने के बाद ये चीज 3 बार लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? 3 बार। कैसे भी करके लिखनी है। 3 बार लिखने से फायदा ये होगा, फर्स्ट टाइम देख के लिखो, सेकेंड टाइम भी देख के लिखो, बस सेकेंड टाइम देखने लिखने में तुम लोग को खुद से खुद 50% याद हो जाएगा, और थर्ड टाइम देख के जब लिखोगे तो पूरी तरह से 100% याद हो ही जाएगा। चलो आ गए तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन देख चुके हैं। वो एप्लीकेशन था कंपेयर टू ईएमएफ बाय कॉम्बिनेशन मेथड, था वो कॉम्बिनेशन मेथड, ये कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा था सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, ये दोनों भी हम लोग कर चुके हैं। दोनों के फॉर्मूले यहां लिख के दिखा देता हूं। यहां था E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2, और यहां था E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2, ये लिख दिया, और यहां था L1 बाय L2। पर इसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद जो फॉर्मूला आया था वो आया था E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये तुम्हारा फॉर्मूला था सम एंड डिफरेंस का, ये था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ईएमएफ का, क्योंकि टॉपिक का नाम ही था कंपेयर करना है 2 ईएमएफ को। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कैसे हो सकता है? फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपेयर नहीं है मेरे भाई, ये कंपेयर थोड़ी है। कंपेयर का मतलब क्या? दोनों का रेशियो, रेशियो को ही कंपेयर बोलते हैं। तो ये रेशियो है ना, ये तुम लोग रेशियो थोड़ी है, ये तो एडिशन सब्सट्रैक्शन है। रेशियो थोड़ी हुआ, रेशियो है, पर किसका रेशियो है? ये E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 का रेशियो है। अपने को कंपेयर करना है 2 ईएमएफ को, उनके सम और डिफरेंस को नहीं। इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर तुम्हारा ये है। समझ गए? दोनों टॉपिक बढ़िया तरीके से हमने कहा था। उस समय पे थ्योरी वगैरह 2-3 बार बोली थी और याद करा के ली थी। तो आई होप सो तुम लोग वो लेक्चर देख के आए हो, क्योंकि थ्योरी तुम लोग को ऑलरेडी आ रही होगी। मेरे बोलने से पहले तुम लोग थ्योरी रिकॉल कर लोगे, खुद से बोलोगे। तो इससे मैं बोलता हूं ना कि बच्चों याद आ रहा है, याद आ रहा है, तुरंत रिकॉल करके देखना, याद आएगा तुम लोग को वो। तो शुरू करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये करते हैं, टॉपिक का नाम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आगे सुनो, पहले ही कहा था पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करना है, तो पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ करने के लिए सिंपल ट्रिक सिखाया था कि बस एफ बनाओ भाई, बस एफ बनाओ। एफ बनाने के बाद तुम्हारा काम सॉल्व है। थोड़ा एफ बड़ा बनाता हूं। दिन जिंद जानिए, ये आधा, ये पूरा, और ये लास्ट आखिरी वाला, ये आ गया एफ। अब ये टर्मिनल को हमने कुछ नाम दिया था और इसको भी कुछ नाम दिया था, तो नाम चिपका देते हैं कि ये तुम्हारा था ए
और ये तुम्हारा था B। ये तुम्हारी वायर बनी थी मैंगनीन की। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि वायर मैंगनीन की बनी है। किसकी बनी है? मैंगनीन की। इसके बाद तुम्हारा यहाँ कनेक्ट किया गया था एक बैटरी का सपोर्ट, और हमेशा सिखाया गया था कि जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो हमेशा टर्मिनल ए से करंट होना चाहिए। और ये तुम्हारा था की, और ये तुम्हारा शुरू हो जाएगा अभी रियोस्टैट। ये आया आर और ये तुम्हारा एच। परफेक्ट एफ दिख रहा है। इस एफ को थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ी और ऊपर जाएगी ना। कहा था ना इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, और ये तुम्हारा ड्राइवर सेल, वही बातें हैं। अब इसके बाद जो रहेगा ये ऊपर रहेगा। अब पहले बात सुन लो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी भी बैटरी के पास एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब एक क्यों होता है और कैसे होता है, हम लोग लिखते क्यों नहीं, डायरेक्ट हम लोग बैटरी ही क्यों बनाते हैं, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनाते, उसकी बात हमने वहां भी की थी, फिर भी यहां सुन लो कि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल मतलब बहुत कम होता है। तो लिखूं या ना लिखूं फर्क पड़ता नहीं, पर कभी कभार एक्यूरेसी पर्पस के लिए रेजिस्टेंस कितना वो निकालना पड़ता है। अब कैसे आता है? रिमोट का सेल, बैटरी देख लो, रिमोट का सेल को भी सेल, एवरीडे सेल निकाल लो, सेल को तोड़ो, तोड़ने के बाद अंदर कोलसा मिलेगा, कोलसे के अंदर एक कार्बन का रॉड मिलेगा। अब कार्बन का रॉड है, कुछ भी रॉड है, कुछ भी कॉपर, कुछ भी रॉड बना है वो, तो रॉड है तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। तो रेजिस्टेंस है तो ही रेजिस्टेंस ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने बाहर से ऐड नहीं किया बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अपना टारगेट ही है यही निकालना है। तो ये मैंने बना दिया है तुम्हारी बैटरी, प्रॉपर बनाता हूं। ये आ गया, थोड़ा टेढ़ा देख रहा है ना, एक मिनट बच्चा, ये लो, ये आ गया तुम्हारा बैटरी, ये बैटरी, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल के साथ एक की भी रहेगी ना हमेशा। तो ये एक्सटर्नल थोड़ा दूर बनाते हैं थोड़ा और, तो ये एक्सटर्नल यहाँ बनाता हूँ, ये आएगा एक्सटर्नल, और ये आ गई उसकी की, और ये की फिलहाल के लिए तो क्लोज दिखाई है, और सेटअप खत्म। तो यहाँ तुम्हारा कनेक्ट रहेगा तुम्हारा फेवरेट गैल्वेनोमीटर, जो करंट को कभी मेजर नहीं करता, सेंस करने काम आता है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा? जॉकी। डायग्राम इतनी है। सिंबल की बात करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये देता हूँ E1, और ये तुम्हारा स्मॉल r, और ये तुम्हारा कैपिटल R। टारगेट क्या है? टारगेट है क्या अपना? निकालना अपने को स्मॉल r ही है, इतनी ही बात समझ लो, स्मॉल r निकाल। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर लेते हैं, तुम्हारे पास दो की है, दो की दिख रहा है, ये एक की K है, ये एक बैटरी E है। तो उतनी बात समझ लेना, और ध्यान से बात पहले थ्योरी पे फोकस करना, काम करना कैसे, पर्पस तो वही होता है। अब हमने पहले कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि दो की जब पढ़ा तो एक की क्लोज रखी, एक की ओपन रखी। सम एंड डिफरेंस पढ़ा, दो की क्लोज रखी, दो की ओपन रखी, और करंट को स्टार्ट कर दिया फ्लो करना। करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करने लगे, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे ए से लेके बी पे टच करने लगे। जैसे ही ऐसा एक पॉइंट ढूंढा जहां पॉइंट पे रीडिंग जीरो आई, बच्चे वहां से बोल रहे हैं हाँ सर पी पॉइंट पे आई थी, तो यहाँ पे टच करते एक पॉइंट पे रीडिंग आई, उस पॉइंट को हमें बोला था कि ये पॉइंट पी है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में जब कॉम्बिनेशन कहा था तो K1 क्लोज था, K2 ओपन था, तो अब K2 क्लोज होगा, K1 ओपन होगा। और सम एंड डिफरेंस में K1 K3 क्लोज था तो K2 K4 ओपन होगा। जैसे ये आएगा, टच करोगे अलग अलग पॉइंट पे, एक नया पॉइंट मिलेगा नल डिफ्लेक्शन वाला, वो तुम्हारा पॉइंट पी डैश रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं किया था, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। क्या निकाला था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है ना, तुम्हारे पास दो आते हैं, इसको पहले ही हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ तुम लोग को, मुझे लगा था बच्चे पूछेंगे। यहाँ देखो, एक तुम्हारा होता है EMF, और एक तुम्हारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो सर्किट ड्रॉ किया था उसको ड्रॉ कर रहा हूं और एक बार, ये बैटरी, तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा ये रहेगा फिर से एक बार रेजिस्टेंस, और ये बैटरी सर्किट खत्म।
बीच में की है वो की बना दूंगा तुम्हारे लिए, घबराओ मत। ये की यहाँ पे, और पहले ही समझ लेते हैं कि ये तुम्हारा लोएस्ट रहता है, लोएस्ट सबसे कम ये रहता है, दिखता है सबसे कम। अब ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके यहां लेके आता हूं, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज को पढ़ते हैं। अब देखो सर्किट, अभी फिलहाल की बात करते हैं कि सर्किट क्या है। की बना के रखता हूं, की क्लोज ओपन की बात बाद में करते हैं। अब ध्यान से बात सुनना, रेजिस्टेंस आर और स्मॉल आर, बैटरी ई है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही सर्किट में इस की को क्लोज करूंगा, फिलहाल तो ओपन है, फिलहाल ओपन है मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा कनेक्ट है, इस वाले में करंट आने वाला नहीं है, सिर्फ इसमें ही करंट आएगा, इस वाले में करंट नहीं जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ इसमें कनेक्ट है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जब सर्किट तुम्हारा ओपन रहेगा, सर्किट ओपन रहेगा, क्या कहा, सर्किट क्या रहेगा, ओपन। तो K1 की इज क्लोज, K की इज क्लोज, K2 इज ओपन कहा था ना, K की इज क्लोज, K1 इज ओपन, वो फंडा है। तो सर्किट तुम्हारा ओपन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, तो एक रेजिस्टेंस है, तो जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा बनेगा ईएमएफ। सर्किट जब तुम्हारा ओपन रहेगा, ओपन लिखता हूं पहले तुम्हारे लिए, ओपन, सर्किट इज ओपन, सर्किट ओपन याद रखो, या ओपन की याद रखो, जो भी तुम्हारा बनेगा वो बनेगा ई एम एफ। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल जो लिखा था ना, उल्टा लिखा है मैंने, ये आर यहां नहीं था, ये आर यहां है, गलती से लिखा है वो, ये तुम्हारा स्मॉल आर है, ये तुम्हारा कैपिटल आर है। खुद देखो, सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही कनेक्ट है, क्योंकि वो की तो तुम्हारी ओपन है, तो ये रेजिस्टेंस तो उसमें आया इंक्लूड ही नहीं होगा, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। सेकेंड केस में मैंने क्या कहा, सिर्फ और हम लोग को ईएमएफ मिलने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस ईएमएफ के बराबर रहेगा। कब, जब ओपन रहेगा तब। सेकेंड केस में जब की क्लोज दिख रही है, जैसे की क्लोज कर दूंगा, अब रेजिस्टेंस ये और ये आ गए सीरीज में, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट कम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होएगा। तो जो तुम्हारा सर्किट क्या रहेगा, सीकेटी, सर्किट क्या रहेगा, क्लोज, क्या रहेगा, क्लोज। तो जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल, सिंबल ध्यान से देखना, सिंबल जो मोस्टली यूज करते हैं वो तुम्हारा होता है वी, सिंबल क्या होता है, वी। अब ये कब, जब सर्किट तुम्हारा क्लोज रहेगा तब। देखो आप खुद देखो, मैंने क्या कहा, सबसे लोएस्ट ये है ना, सबसे लोएस्ट ये है। अब बैटरी ई ही है, पर ये आर और ये आर रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, करंट कम हो जाएगा, करंट कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसी चक्कर में हम लोग बोलते हैं कि ये जो बनता है ये बनता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगी बात, ओपन रहा तो क्या बनेगा, ईएमएफ, क्लोज रहा तो क्या बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बार, ओपन रहा तो क्या बनेगा, ईएमएफ, क्लोज रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल ये तुम्हारा लोएस्ट है, लोएस्ट है, लोएस्ट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो भी तो कम मिलेगा, इसलिए क्या बोला इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस वाले में रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, करंट ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है, लिख दिया। अब अपना मेन टॉपिक है, मुझे पता था कि तुम लोग को आइडिया नहीं होगा, इसे दिखा दिया पहले, ठीक है। अभी काम कर लेते हैं, फिलहाल के लिए तो अपना एक ही पर्पस है, थ्योरी वगैरह लिखनी है, स्टार्ट कर देना है। देखो क्या करना है, तुम्हारे पास दो की दिख रहे हैं, ये के की कभी भी ओपन नहीं हो सकती क्योंकि ये हमेशा के लिए क्लोज रहेगी, इसको हाथ नहीं लगाना। ये तुम्हारी K1 की है ना, इसको हाथ लगाएंगे हमेशा, K की इज क्लोज, K1 इज ओपन या K2 इज ओपन, वैसा चलेगा, पर K हमेशा के लिए क्लोज रहेगी। बात समझे, फर्स्ट केस K की को क्लोज ही रखा है, अब K1 को रखा है ओपन, क्या रखा है, ओपन, K1 को रखा है ओपन, K1 की इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। अभी बाय टचिंग जॉकी, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करूंगा, ए से लेके बी तक अलग अलग पॉइंट पे टच करूंगा, टच करते मुझे क्या दिखेगा कि ऐसा कोई तो एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहां मिला है, उस पॉइंट को नाम दे रहा हूं P,
क्या नाम दिया, P। अब A से लेके P तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP, उसकी लेंथ माननी पड़ेगी। अब पूरी लेंथ 10 मीटर की होती है तो AP की लेंथ कितनी आएगी पता नहीं है, पूरा लेंथ L है तो उसको मान लेते हैं कि L1 है। कितना है, L1। तो इसको मान लिया AP को L1। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये किसके बराबर रहेगा, टर्मिनल के बराबर रहेगा कि EMF के बराबर रहेगा। ध्यान से देखो, सर्किट ओपन है या क्लोज है, ध्यान से देखो, बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। एग्जैक्टली, सर्किट क्या है, ओपन। तो जो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर बनेगा, EMF के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1 इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। काम खत्म। सेकेंड केस में अब K की तो क्लोज ही है, इस बार लिखेंगे K1 की इज क्लोज, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। उसके बाद जॉकी को A से लेके B तक अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, एक नया पॉइंट मिलेगा। वो नया पॉइंट तुम्हारा रहेगा, वो रहेगा P डैश। क्या रहेगा, P डैश। एट पॉइंट P डैश गैलोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। उसके बाद कोई करंट फ्लो होना शुरू होगा नहीं। अब की तुम्हारी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस AP डैश का निकालूंगा। इसकी लेंथ मैंने पहले वाले की L1 मान ली थी, अब सेकेंड वाले की लेंथ क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, बोल दूंगा L2 है। क्या बोल दूंगा, L2 है। अब क्लियर है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा AP डैश का, वो क्या रहेगा, टर्मिनल ही रहेगा, मतलब EMF ही रहेगा कि टर्मिनल बन जाएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो। समझदार हो गए एक ही बार में, टर्मिनल बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, सर्किट क्या है, क्लोज। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, जो लिख रहे हैं बुक पेंसिल से, ऊपर तुरंत अपने बुक के मार्जिन पे लिख लो। बुक के मार्जिन पे, ये तुम्हारा पेज है ना, इस पेज के दिख रही है मार्जिन, इस पे तुरंत लिख लो कि क्लोज रहा तो EMF टर्मिनल बनेगा, ओपन रहा तो EMF बनेगा। क्लोज मतलब क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना TPD, और ओपन रहा तो क्या बनेगा, EMF। कहाँ लिखोगे, इस बुक के मार्जिन पे। लोग यूज तो करते नहीं मार्जिन का, तो वहां लिखना। ठीक है, अब और एक बार थ्योरी की बात करते हैं। लेट, ध्यान से थ्योरी सुनो, थ्योरी सुनने के बाद हम लोग खुद से प्रूफ कर देंगे। प्रूफ दिखाता हूँ क्या आएगा, ठीक है, रफ वे में प्रूफ दिखाता हूँ, रफ वे में समझ जाओगे तो खुद से लिख ही लोगे। स्टार्टिंग में K की इज क्लोज, K1 इज ओपन। K key is closed, K1 is open, current start flowing in circuit by touching jockey different point of wire AB at point P galvanometer shows at point P galvanometer shows null deflection। P point पे ऐसा रीडिंग मिल गया जहां गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है। at point P galvanometer shows null deflection, कहा था ना null deflection, therefore no current flowing through galvanometer। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है AP के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1 दिखा, AP ऑफ लेंथ L1। अभी डिसाइड किया था सर्किट क्लोज है कि ओपन है, ओपन दिख रहा है, ओपन दिख रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1 वहां लिखेंगे इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। मुश्किल, जैसे इतना लिख दिया, लिख देंगे E, क्या लिखूंगा, E इक्वल्स टू I इंटू RAP। अब E लिखूंगा, ये I लिखूंगा, R की जगह क्या आएगा, रो इंटू L1 आएगा, और I और रो क्या होता है, के सॉरी E1 है, हाँ E1 लिखा ना बैटरी, तो ये E1 है, तो ये बनेगा K L1। इसको बॉक्स में डाल दो, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में K की तो क्लोज ही रहेगी, अब तुम्हारा K1 की क्लोज रहेगा, तो लिखूंगा डायरेक्ट एक ही की लिखूंगा क्लोज, K1 की इज क्लोज, K1 की इज क्लोज, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB एट पॉइंट P डैश, नया पॉइंट मिलेगा, एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज, बताओ बताओ बताओ, null deflection, therefore no current flowing through galvanometer, therefore no current flowing through galvanometer। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AP डैश का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश
ऑफ लेंथ नाम देना पड़ेगा L2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश ऑफ लेंथ L2। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है AP डैश का, ये किसके बराबर है? सर्किट क्लोज है या ओपन है? मार्जिन पे देखो लिखा है सर्किट क्लोज है या ओपन है, क्लोज है, तो क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश ऑफ लेंथ L2 इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल का सिंबल सिखाया था, सिंबल क्या है? V। देखो यहाँ पे V, तो ये V लिख दूंगा, फिर से वही आएगा IR AP डैश। अब ये लिख दूंगा V, और मुझे पता है R क्या होता है? रो इंटू L, पर AP डैश की बात है तो यहाँ आएगा L2। I और रो क्या होता है? K, तो ये आएगा KL2। डब्बे में डाल दूंगा, दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो E1 बाय V करने के बाद डायरेक्ट मेरा आएगा E1 बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2। बन गया फॉर्मूला। यहां तक करने के बाद मेरा फिजिक्स खत्म है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। क्या कहा? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। मुझे लगता है यहां तक जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर 4, 5 पढ़ के आया है उसके लिए ये चीज हलवा है। थ्योरी उसको तो रट्टा हो चुकी होगी, क्योंकि सम डिफरेंस में, कॉम्बिनेशन में यही चीज रिपीट की है बार बार, यही चीज थ्योरी रिपीट की है बार बार। तो आई होप सो तुम लोग वो लेक्चर देख के आए हो। अगर लेक्चर देख के आए हो तो मैं कसम से बोलता हूँ कि तुम लोग को ये थ्योरी जो मैंने बोली वो नई नहीं लगेगी, वो लगेगा अरे ये तो पहले सुनी सुनी लग रही है। समझे बात? तो मुश्किल नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ प्रूफ करना। थ्योरी के साथ प्रूफ करना शुरू करते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा कोने में डाल दें, छोटा करके। चलो डायग्राम कोने में डाल दिए, चलो थ्योरी के स्टार्ट करते हैं। दिल जानिए मैनू जी लेने दे, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी स्टार्ट करना है, शुरुआत डायरेक्ट के की क्लोज से ही करना, डायरेक्ट के की इज क्लोज K1 इज ओपन, उससे स्टार्ट करना। जो एक्स्ट्रा थ्योरी है डायग्राम को बताने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 मार्क्स के लिए बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट शुरू वहां से ही करेंगे। तो डायरेक्ट के की इज क्लोज, के की इज क्लोज, के की इज क्लोज, उसके बाद K1 इज ओपन, K1 इज ओपन। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। सर्किट लिख रहा हूं CKT, एग्जाम में तो लोग पूरा लिखना, ठीक है? सर्किट लिख दिया, ठीक है? आगे उसके बाद लिख दिया। अभी देखो जॉकी को टच करना है, के की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट पे? ए बी में जो पॉइंट मिलेंगे सब पे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी, है ना? डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी। उसके बाद एट पॉइंट, एट पॉइंट पी, कहा था ना पी पे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा? 0, तो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ठीक है? उसके बाद देयरफॉर नो करंट, नो करंट फ्लोइंग थ्रू
गैल्वेनोमीटर, therefore no current flowing through गैल्वेनोमीटर। डन। अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है एपी के अक्रॉस, तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी ऑफ लेंथ ये था L1। यहां तक एंड करेंगे, लिखेंगे पीछे। अभी जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा तुम लोग को एपी। तो यहाँ पे डायग्राम कॉपी की थी ना, डायग्राम कहाँ गई? ओके, हमने थ्योरी यहाँ लिख दी है, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ लिखिए ना, चलो ये लिख दिया यहाँ पे। मैं आगे पीछे शिफ्ट कर दूंगा, देखो ऐसे आगे पीछे शिफ्ट कर दूंगा, अरेंज करना ना बस। ये हो जाएगा बस, आगे ऊपर नीचे, ठीक है। अभी डायग्राम कॉपी की थी, अब ध्यान से सुनो इसके बाद की थ्योरी। ये आ गया फिर से कॉलम तुम्हारा यहाँ पे। अभी ये थ्योरी को क्या लिखी थी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी ऑफ लेंथ L1। अब दिमाग लगा के बोलो कि हमारी की क्या है? क्लोज है। हमारी की क्या है? ओपन है। सॉरी, की क्या है? ओपन। अब जैसे कि ओपन सिखाया था, मैंने कहा था ओपन सर्किट में जो बनता है वो क्या बनता है? ईएमएफ बनता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस is equals to इसके बराबर था ये ईएमएफ के बराबर। तो इसको अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूं, ईएमएफ ऑफ सेल। चलो बढ़िया है, ये काम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो सिंबल क्या था? E1 लिखा है ना डिफरेंस को, तो ये आएगा ओम्स लॉ। तो ये E1 इंटू आई और ये आएगा आर एपी आएगा। अब आर सिखाया गया है, क्या है आर? याद आ रहा है? आर क्या होता है? रो इंटू एल ना। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ। जैसे यहाँ एपी लिखूंगा तो यहाँ आएगा रो और यहाँ आएगा L1, पुट कर दो तो ये आया E1 इक्वल्स टू आई इंटू रो L1। और आई और रो क्या है? कांस्टेंट है, रिप्लेस क्या किया था? के से, तो ये आएगा के और ये तुम्हारा L1। अब इसमें कुछ तो मिसिंग है, वो मिसिंग है तुम्हारा डब्बा। अब ये होने के बाद थोड़ा डब्बा ध्यान से बनाना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अभी चमक रहा है। ऐसे होने के बाद तुरंत ये एरो डाल के आगे यहाँ इक्वेशन 1 बोल देना। फर्स्ट केस खत्म। इसके बाद सेकंड केस रिपीट करनी है। तो सेकंड केस में सेम काम करना है, पर इस बार तुम्हारे पास जो केस लिखी गई है, दिख रहा है ना, ये केस मैंने K1 की को खुद से ये बना दिया, ये की यहाँ नहीं है, क्लोज नहीं है। अभी सेकंड केस में करेंगे क्लोज इसको। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस में, अभी सेकंड केस करने वाले हैं, तो सेकंड केस में के की तो क्लोज ही है, दिख रहा है यहाँ पे, के की तो क्लोज ही रहेगी, बस K1 इस बार क्लोज हो जाएगी। तो K1 क्लोज मतलब यहाँ भी क्लोज बनेगी और जो पहला वाला है वहां भी क्लोज। तुम लोग क्लोज ही दिखाना, ओपन दिखाने जाना ही नहीं, यार हमेशा दोनों की क्लोज ही दिखाना। लिख दिया थ्योरी में, उसको समझ जाएगा सामने वाला कि थ्योरी में लिख के दिया है। तो यहाँ पे K1 की इज क्लोज, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी। मैंने कहा था थ्योरी कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, वही थ्योरी है, बाय टचिंग जॉकी। दिखाऊं क्या तुम लोग को थ्योरी क्या लिखने वाला हूं? देखो यहाँ पे वही होने वाला है, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी रहेगा, एट पॉइंट पी डैश रहेगा, सिर्फ जो पी लिखा है ना वहां पी डैश रहेगा। गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन सेम, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेमीटर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी डैश रहेगा, एपी नहीं क्या रहेगा? एपी डैश ऑफ लेंथ L1 नहीं क्या रहेगा? L2। बाकी सब कुछ सेम, जैसे किया वैसे में रहेगा, बट डिसाइड करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो किसके बराबर रहेगा, टर्मिनल के कि ईएमएफ के, डिसाइड करेंगे। बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट
different point of wire, different point of wire AB। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद एट पॉइंट P, है ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ AB टच किया ना, तो एट पॉइंट P डैश इस बार ना, सॉरी P डैश, एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, कहा था ना नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, therefore no current flowing through galvanometer, galvanometer। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एपी डैश के अक्रॉस, तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across of wire AP dash, potential difference across of wire AP dash of length क्या है L2, कहा था ना L2 रहेगी, ऑफ लेंथ L2। अब लिखना पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, किसके बराबर रहेगा, सर्किट क्लोज है कि ओपन है, ओपन के लिए कहा था EMF है, तो क्लोज के लिए क्या कहा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो इज इक्वल्स टू, अलग कलर से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तुम्हारे लिए कुछ बना के दिखाऊंगा, याद आ जाएगा, याद रहेगा, जिसने मेरी बात मानी होगी उसको तो याद आ ही जाएगा। ये बादल बनाया, और देख भाई लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, ऊपर देख भाई लिखा है, कहा था ना मार्जिन पे लिख के लो, ओपन रहा तो EMF, क्लोज रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही ऊपर देख लो लिखा है तुम्हारे मार्जिन पे, मेरे मार्जिन में मत देखो, मैंने नहीं लिखा, तुम्हें लिखने कहा तो स्टार्टिंग में ही, कोई दिक्कत। इसके बाद हो गया, अभी निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गया ना, सिंबल क्या था, V था, और ये आएगा I, और ये आएगा R AP डैश। अब लिख दो R क्या होता है, रो इंटू L होता है, तो जब AP डैश की बात करोगे तो ये बनेगा रो इंटू L2 ना, है ना। अब ये उठा के नेक्स्ट पेज पे कर दो, अब तो साफ साफ दिख ही रहा है मुझे, तो V इज इक्वल्स टू I, ये आएगा रो, और ये तुम्हारा L2, देखो R AP डैश की वैल्यू रो इंटू L2 पुट कर दिए, तो ये आया रो L2, और मुझे पता है I और रो क्या होता है K L2, तो ये इक्वेशन तुम्हारा बन गया। कुछ तो मिसिंग है, तो तुम्हारा बॉक्स मिसिंग है, वो बॉक्स बना लो। जैसे ही बॉक्स बना दो कि तुरंत कहा था कि एरो मार के इक्वेशन 2 लिख दो, दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों क्वेश्चन डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 डिवाइड 1 ढूंढना नहीं कहाँ है, 1 यहीं लिखा है, टेंशन मत लो, देखो 1 E1 इक्वल्स टू K L1, और 2 यहाँ लिखा है, देखो 2, तो ये क्या है E1 लिखा, डिवाइडेड बाय 2 क्या है V लिखा, और ये K L1 लिखा, और डिवाइडेड बाय K L2 लिखा। अब जैसे ही ये लिखो कुछ तो गायब होगा, K घर पे, तो बचा क्या यहाँ पे, E1 बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2। ये पूरा लिखने के बाद तुरंत इसको बॉक्स डाल दो, तो बॉक्स अलग कलर का डालना, क्योंकि इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इसको इक्वेशन 3 भी चिपका देना, तो ऊपर हो गए थे ना, तो इक्वेशन 3। पर बच्चे अभी भी यहाँ कंफ्यूज है, मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा 3 लिखो मत, एक्स्ट्रा 3 लिखने का रीजन ये नहीं था, रीजन क्या था एक्स्ट्रा 3 ना लिखने का, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा हो रहा था, जरूरत नहीं था, पर टारगेट क्या था, R निकालना था। अब तक मेरे फॉर्मूले में
मुझे कहीं पर भी आर नहीं दिख रहा है, आर दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने ये क्यों निकाला? मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास E1 बाय वी की वैल्यू नहीं रहेगी, मेरे पास L1 L2 की वैल्यू रहेगी। जैसे E1 बाय वी मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा कि E1 बाय वी की वैल्यू L1 बाय L2 के बराबर है। कब मिलता है देखते हैं। अब तक मैंने स्मॉल आर निकालना था, ये स्मॉल आर निकालना था, तो स्मॉल आर का तो जिक्र भी नहीं आया। तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे पूरे सर्किट में। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू आई आर। पर इस वाले केस में V नहीं होगा, E1 रहेगा, और I तो I रहेगा, करंट I रहेगा। पर सवाल आता है रेजिस्टेंस का। जैसे रेजिस्टेंस पूरे में अप्लाई करूंगा सर्किट में, तो ये R और ये R आ जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज में आ गए तो मुझे पता है रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो जो ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा, मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है तो यहां ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तो मैं पूरे की बात कर रहा हूं ना, पूरे की, तो पूरे की बात कर रहा हूं, तो ये E1 है ना, सिर्फ E1 है, और ये R और ये R क्या सीरीज में। तो ओम्स लॉ क्या बनेगा? E1 इक्वल्स टू I इंटू R प्लस स्मॉल r। ध्यान से देख लो, ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ V नहीं है, यहाँ E1 है, और ये R है, और ये R प्लस स्मॉल r है। अब पूरे की बात करूंगा तो वही आएगा, तो लिख दिया E1 इक्वल्स टू I R प्लस स्मॉल r। इक्वेशन 3 दिया है तो इसको बोलता है इक्वेशन 4। अभी सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो सिर्फ और सिर्फ इस R के अक्रॉस, सिर्फ और सिर्फ इस R में, सिर्फ और सिर्फ इस R के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और सिर्फ R रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू IR। तो ये भी तो ओम्स लॉ ही हुआ, पर उसको ओम्स लॉ बोल नहीं सकता मैं, क्या बोल रहा हूं उसको अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूं, शायद से अलग की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन आ गया बाद में। तो यहां देखो, अलग कलर नहीं, सिंपल कलर ही करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across of resistance कैपिटल R, कैपिटल R के अक्रॉस। तो कैपिटल R के अक्रॉस निकालूंगा तो वो सिंबल V दूंगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिंबल V दूंगा। तो यहां लिखूंगा I, करंट तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? R। इस वाले केस में स्मॉल r क्यों नहीं कहा? मैंने इसके अक्रॉस ही निकाला है, पूरे के अक्रॉस निकालूं तब स्मॉल r लिखूंगा ऐड करके। इसके अक्रॉस में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल R ही आएगा, तो क्यों लिखूंगा? पूरे के लिए अप्लाई करूंगा तब R प्लस स्मॉल r करूंगा, जब सिर्फ R में कर रहा हूं तो कैपिटल R ही लिखूंगा। अब रही बात सिंबल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल बेसिकली V ही होता है, समझे? तो वो V लिख दिया है। अभी आगे, अब ये बन गया V इक्वल्स टू IR, तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन 5। डिवाइड कर लो, तो ये होगा 4/5, 4/5। तो ये आया E1 डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू I R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय I इंटू कैपिटल R। कुछ तो गायब होगा इसमें से, देखो कुछ तो गायब होगा। ये जाएगा I घर पे, ये जाएगा I घर पे, देखो क्या बचेगा? ये आएगा E1 डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब बाकी जो बचा हुआ कहीं और नहीं करेंगे, यही करेंगे। यही करेंगे, चलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो, बचपन में अभी खेल खेला होगा ऐसे ही, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है, तो लिखते हो ना a/2 प्लस b/2। तो मेरा मन कर रहा है यहां भी करूं, इस r दोनों को दे दूं, तो 2 दिया वहां दोनों को, तो ये r भी देता हूं दोनों को। यहां देखो E1 बाय V इक्वल्स टू R बाय R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। R बाय R जाएगा, क्या बचेगा? E1 बाय V इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। काम है किससे? स्मॉल r से ना, तो इस वाले टर्म को यही रखो, ये +1 है, यहां आने के बाद -1, तो ये होगा E1 बाय V -1, ये प्लस था, यहां आने के बाद माइनस, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R ऐसे ही लिखा। अब यहां एक स्टेप कर रहा हूं, देखो ध्यान से, समझ में आता है क्या? तो ये लिखा स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल्स टू E1 बाय V -1। समझ में आया क्या किया?
समझ में आया क्या किया? बोलो जल्दी। सच्ची बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उल्टा था सीधा करके लिखा है, मतलब सीधा था उल्टा करके लिख दिया, जो चाहिए था मुझे वो कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ काम मुझे कैपिटल आर से नहीं है, स्मॉल आर से काम है, तो ये आर डिवाइड में आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर E1 बाय V -1 आ गया। इस इक्वेशन को भी बॉक्स कर लो फिलहाल के लिए, पर ये तुम्हारा आंसर नहीं है क्योंकि तुम लोग को E1 और V पता ही नहीं ना। इसको बॉक्स कर लो। अब ये बाकी का बचाओ मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। अब यहां देखो मैंने वहां लिख के दिया था आंसर, क्या देखो R इज इक्वल टू कैपिटल R E1 बाय V -1, ये R डिवाइड में था, यहां मल्टीप्लाई में चला गया, बस उसको लिखता हूं और एक बार स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R E1 बाय V -1। अब इसके बाद मैं स्टेप कर रहा हूं, वो स्टेप पे ध्यान देना, समझ में आके बताना। मैंने बस E1 बाय V की जगह पे L1 बाय L2 लिखा है। देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे बोर्ड पे ही आंसर होगा, मैंने E1 बाय V की जगह पे L1 बाय L2 लिखा है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख गया होगा। इक्वेशन 3 देखो क्या है, E1 बाय V क्या L1 बाय L2 है ना, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या आंसर आया? E1 बाय V की जगह पे क्या लिख दिया? L1 बाय L2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R क्रॉस मल्टीप्लाई L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये तुम्हारा है फाइनल आंसर, क्योंकि ये तुम्हारे इक्वेशन में सब कुछ तुम्हें पता है, सब तुम्हें पता है, ये तुम्हारा है फाइनल आंसर। यहां तक करने के तुम लोग को 3 मार्क्स देगा खुशी खुशी। कितने मार्क्स देगा? 3 मार्क्स यहां तक करने के। ये बड़ा दिख रहा है इसलिए कि मैंने बहुत छोड़ छोड़ के लिखा है, एक एक वर्ड क्लियर दिखे इसलिए, हर चीज क्लियर दिखे इसलिए छोड़ छोड़ के लिखा है। स्टार्टिंग यहां से, ये तो याद रहेगा, मैंने ऊपर लिख के दिया है, ओपन रहा तो ईएमएफ, क्लोज रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात सिखा दिए। अब ये तुम्हारा शुरू हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से, तो एक बार देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर लेता हूं। चलो शायद ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सेकंड स्टेप, ले लो स्क्रीनशॉट, देखो थर्ड वाला, फोर्थ और लास्ट फिफ्थ। बच्चों अजीब सवाल नहीं पूछना कि डायग्राम हर बार बनानी है क्या, डायग्राम एक ही बार बनाओगे उसके बाद पूरा थ्योरी कॉपी करोगे। डायग्राम मैं हर बार इसलिए बना रहा हूँ कि तुम लोग तुम्हारे सामने दिखे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तुम लोग जब ऊपर डायग्राम बनाओगे तो वो ऊपर ही रहेगी, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसमें एक ही बार। और एक सवाल बच्चे अजीब पूछते हैं जो कमेंट में मैंने पढ़ा उस दिन, ये जॉकी दो दो है कि एक ही है? एक ही जॉकी है, बस 2 बार यूज किया है। तुम्हारे पास अलग पेन नहीं है, तुम लोग डॉटेड लाइन से बनाना पी डैश वाले पॉइंट को। मेरे पास अलग कलर है, दिख रहा है अलग कलर मेरा, भले वो दिख नहीं रहा है, ब्लू और व्हाइट सेम दिख रहा है, पर वो है कलर अलग, समझे बात? तो अलग अलग दिखाना। गैल्वेमीटर एक ही है, वो 2 बार यूज कर रहे हैं हम लोग, एक बार पी के केस में, एक बार पी डैश के केस में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये जो मैंने लिखा था तुम लोग को मेन कंफ्यूजन शायद से यहां आ रहा होगा, इस वाले केस में, यहां से। तो इस वाले केस में कंफ्यूजन इसलिए नहीं आना चाहिए कि बस ओम्स लॉ अप्लाई किया है, ओम्स लॉ अप्लाई किया है पूरे सर्किट में एक बार, जब पूरे में अप्लाई किया ओम्स लॉ तो लॉजिकल सेंस है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, पर इस वाले केस में V थोड़ी है, क्या दिख रहा है? E1 दिख रहा है, E1 लिखा, करंट तो I ही रहेगा, करंट बदलेगा नहीं, I रहा है, सीरीज में है ना, करंट सेम रहता है, लिखा है ऐसा है, तो ये I है। रेजिस्टेंस ये R और ये R किसमें देखो सीरीज में हो गए, इसलिए क्या लिखा, रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, तो R प्लस स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो क्या बन गया देखो ओम्स लॉ, E1 इक्वल्स टू I R प्लस स्मॉल r। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो इसके अक्रॉस निकालूंगा तो स्मॉल r नहीं आएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके अक्रॉस चाहिए था, इसके अक्रॉस चाहिए था, उसके अलावा कहीं नहीं चाहिए था। तो क्या लिखा, सिंबल मैंने V दिया, मोस्टली हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल V दोगे ना, अरे V इज इक्वल्स टू IR लिखा था, वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही था ना, तो V इज इक्वल्स टू IR लिख दिया IR। अब 2 इक्वेशन तुम्हारे पास बन गए, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आई कट गया, R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R आया, दोनों को तोड़ दिया, RR भी तोड़ दिया,
1 प्लस मोलर बना। अब निकालना था यही स्टेप, तो इसको यहीं रखा, +1 को वहां भेजा, बच गया -1। अब ये पूरा स्टर्म उल्टा कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब ये कैपिटल आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब ये आंसर नहीं था, क्योंकि इवन बाय वी तुम लोग को नहीं मिलेगा, पता नहीं है वो कितना होगा, रेजिस्टेंस वगैरह आइडिया नहीं ना कितना होगा। तो ये इस वाले केस में सब कुछ आइडिया है, लेंथ पता है, इवन वी का आइडिया नहीं है, क्योंकि इवन तो मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पता नहीं कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे मिला नहीं था, और वी तो टर्मिनल है, मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इस वाले केस में मैंने क्या बनाया, उसको फॉर्मूला लेंथ में बनाया। लेंथ में क्यों बनाया, क्योंकि लेंथ मैंने टच कर करके निकाली है। 10 मीटर की वायर है तो L1 मेरा मान लो कि 7 है, L2 मेरा मान लो कि 8 है, तो जो लेंथ आएगी वो लेंथ मुझे पता होगा, पुट कर दूंगा। कैपिटल आर तो मैंने ही सेटअप किया था, कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से उठाते हैं, तो पुट कर दिया, तो आंसर सामने है। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो खत्म हो चुका है, बस इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो भी लगे हाथ कर लेते हैं, लगे हाथ कर लेते हैं। थंबनेल में मानता हूं कि वो नहीं लिखा है थंबनेल में, तो थंबनेल में बड़ा हो जाता था, तो है ही नहीं। तो टॉपिक है, थ्योरी में पूछता है, टॉपिक का नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडर। टॉपिक का नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडर। तो बस वोल्टेज को डिवाइड करना है। वोल्टेज को डिवाइड मतलब कैसे, दिमाग लगाओ। अगर मान लो कि मेरे पास एक डिवाइस है, कुछ भी डिवाइस है, बल्ब, फैन, कुछ भी है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पे काम करता है। और मेरे पास जो बैटरी है वो बैटरी है 20 वोल्ट की। बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की। डिवाइस है 10 वोल्ट पे काम करता है, बैटरी है 20 वोल्ट की। अब क्या करें, अब जैसे ही उस डिवाइस में 11 वोल्ट जाएगा, बुम करके आवाज आएगी। ऐसे आवाज आएगी, बुम करके आवाज आएगी। अब बुम करके आवाज आएगी मतलब डिवाइस फट जाएगा, तो ये काम करने वाला नहीं है। और 9 जाएगा तो वो डिवाइस ही काम नहीं करेगा। इसलिए करे तो करे क्या, बैटरी 20 वोल्ट की, डिवाइस 10 वोल्ट पे काम करता है, काम अटक गया, तो उस 20 वोल्ट को मुझे डिवाइड करना है। तो उस मेथड को ही बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। पहले वोल्टेज डिवाइड करना है, पर यूजिंग द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजिंग हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अपने पास पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करेंगे। पहले देखते हैं कि वोल्टेज को डिवाइड आखिर करते कैसे हैं। क्या कहा, वोल्टेज को डिवाइड आखिर करते कैसे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जो होगा, थोड़ा अलग फॉन्ट में लिखें इसको, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, वोल्टेज डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा वोल्टेज को डिवाइड करने का सिंपल में देखते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बाद में करते हैं, पहले देखते हैं नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं वोल्टेज को डिवाइड। तो नॉर्मल तरीके से दिखाता हूं। अब मान लो कि ये तुम्हारी कोई बैटरी है, ये तुम्हारी कोई बैटरी है, ये तुम्हारी कोई बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये कनेक्ट किया गया यहां से, कनेक्ट किया गया यहां से। अब ये मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, और ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, कनेक्शन डन, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस में बोलता हूं R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये बैटरी जो है ये 20 वोल्ट की है, ठीक है। अब मेरे पास जो डिवाइस है, वो डिवाइस मुझे कनेक्ट करना है इसके अंदर, इसके अंदर कनेक्ट करना है मुझे। तो कनेक्ट ऐसे करना है कि उस डिवाइस में सप्लाई जो जाना चाहिए ना, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइस सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पे ही काम करता है। 11 गया तो बूम करके आवाज आएगी, 9 हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, इतना पर्पस है। तो आगे सुनते हैं 11 और R2। अब देखो जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ना, रेजिस्टेंस दोनों भी सेम कनेक्ट करते हैं, सेम मतलब ये भी 100 ओम का, तो ये भी 100 ओम का, ठीक है। खुशी, एक मिनट में आया हूं, थोड़ा सा पॉज करना। आज देखो हम लोग, मैंने क्या कहा, जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे वो सेम कनेक्ट करोगे, सेम मतलब R1 जितना होगा उतना ही R2 कनेक्ट करोगे। ध्यान से देखो कैसे करूंगा। अब ये R1 100 मान लिया, R2 भी 100 ही माना है। अब क्या करता हूँ, इसके पैरेलल में मैं डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, ऐड करना भी स्टार्ट करो। चलो और एक बात सुन लो बच्चों, यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू सेम कनेक्ट करेंगे, R1 और R2 दोनों सेम रहेगा, R1 जितना रहेगा उतना R2 कनेक्ट करोगे। अब मैंने क्या कहा, जो डिवाइस कनेक्ट करना है
वो इसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ये आया मेरा डिवाइस, कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब मैंने यहां क्यों कनेक्ट किया है, दिमाग क्या मेरा कि मुझे पता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो रहेगा V2। क्या रहेगा V2। कैसे आया सर, सिखाया गया पहले से अपने को PVSI, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट। तो ये सीरीज में है तो इसमें जो करंट आएगा वो सेम आएगा पर वोल्टेज बदलेगा। तो ये V2 है तो इसका V1 होगा। अगर मैंने V2 को 10 निकाल दिया, V2 को 10 फाइंड कर दिया तो ये D के अक्रॉस जो आएगा वो भी 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल डिवाइस लगाया। अगर डिवाइस के पैरेलल रेजिस्टेंस है मतलब क्या है, अगर ये 10 आ गया V2 तो ये भी कितना होगा 10। क्यों 10, पैरेलल है इसलिए। अभी देखो निकालते हैं, टारगेट क्या है V2 निकालना है, टारगेट क्या है V2 निकालना है। अगर V2 10 आ गया तो बोल दूंगा डिवाइस में कितना आएगा 10 आएगा, डिवाइस फूटने से बच जाएगा। इतना ही काम है। देखते हैं पहले पूरा निकालता हूं V। तो मुझे पता है पूरा V इज नथिंग बट I इंटू R1 प्लस R2। अब इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ओम्स लॉ अप्लाई किया है, क्या होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। अब R1 प्लस R2 इसलिए आया है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना भाई, सीरीज में तो कर दो सीरीज में। तो ये V मुझे पता है 20 है, ये I निकालना है मुझे, और ये मुझे पता है 100 प्लस 100 है। एग्जाम्पल लिया तो 20 इक्वल्स टू I ले दिया तो ये आया तुम्हारा 200। तो जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड में 200। तो जो I आएगा तुम्हारा बेसिकली वो आएगा 1/10, हाँ है ना 1/10। तो ये I की वैल्यू आ गई 1/10 एम्पियर। खुशी खुशी। अब करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो जो R2 निकालोगे वो तुम्हारा V2 आएगा ना भाई, क्या आएगा V2 आएगा, निकाल लो V2। तो ये आया V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। तो कुछ नहीं करना है, अब V2 ही निकालना था। तो V2 अगर 10 आ गया तो बोल दूंगा डिवाइस सेफ है, डिवाइस बूम करके फटने से बच जाएगा। अब I निकाला है, I कितना है 1/10, R2 कितना है 100। तो ये इन शॉर्ट जो V2 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 10 ही आएगा ना भाई। तो V2 अगर 10 वोल्ट आया है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिवाइस इज 10 वोल्ट। तो डिवाइस फूटने से बच जाएगा। तो ये तुम्हारा 10 वोल्ट डिवाइस सेफ है। तो इसी केस से तुम्हारे दो फॉर्मूले बन सकते हैं, दो फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो कैसे, क्या जो मैंने I निकाला ना I, अगर I का फॉर्मूला कैसे लिखता हूं I का फॉर्मूला, तो ये I तुम्हारा ऐसा है I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। हाँ है ना, ना लिखता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। और V2 की जो बात करूंगा तो V2 होगा I इंटू R2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा V2 इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू, और ये तुम्हारा R2। इसी फॉर्मूले को मैं अरेंज कर सकता हूं मेरे तरीके से। अब ये जो V2 है इसको बोल दूंगा ये V है, और जो ये V लिखा है ना इसको बोल दूंगा ये EMF है E। तो ये लिख दिया E, ये R1 की जगह पे लिख दूंगा R, और ये R2 की जगह लिख दूंगा स्मॉल r, और ये तुम्हारा कैपिटल R। तो ये V इज इक्वल्स टू E इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। कुछ भी नहीं है, बस ये अरेंजमेंट किया है याद करने के लिए, याद करने के लिए, और कुछ पर्पस नहीं। ऐसे याद करो तो भी चलेगा, पर कभी कभार वो न्यूमेरिकल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल करता है, इसलिए वो ये कहा है। अब ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास यहां दिख रहा है, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, रट लो, जो करना कुछ भी कर लो। इस फॉर्मूले को बहुत मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, गिफ्ट मैंने दिया है। ये गिफ्ट ऐसा गिफ्ट होगा कि तुम्हारे ये अगर तुम्हारे बुक में 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 10 में से 6 न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अच्छा गिफ्ट है। 10 में से अगर 6 न्यूमेरिकल्स हैं तो 6 के 6 न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल r। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है EMF, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है। जो एजम्पशंस लिया है वो एजम्पशंस लिए हैं बस। जो V2 को मैंने मान लिया V को मान लिया E, क्योंकि V मतलब बैटरी होता है बेसिकली, तो E मान लिया। और जो R1 R2 R था उसको मैंने स्मॉल r मान लिया।
मानता हूँ अजम्पशन अलग अलग हो सकता है, तो पर तुम्हारे कोई अजम्पशन ऐसा है, ठीक है, इसलिए लिया गया मेरा अजम्पशन, मेरे हिसाब से लिया गया, कोई दिक्कत। अब अपना काम तो ये नहीं था, अपना काम तो ये था कि मुझे वोल्टेज डिवाइड करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस चीज को मैं गायब करने वाला हूं क्योंकि मैंने तुम लोग को दे दिया है, लिख के दिया है पीछे स्क्रीन पे। जब नोट्स मिलेंगे तो प्रॉपर नोट्स मिलेंगे हर चीज के। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या सीख तो गए, पर वोल्टेज डिवाइड मुझे नॉर्मल मेथड से नहीं करना है, मुझे करना है पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। तो यहां देखो कैसे करते हैं। ये आ गया। अब ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर ही बनाया है। अब बच्चा हैरान होता है, अब तक एफ बना रहे थे, अब तक ये क्यों बनाया? क्योंकि इसका पर्पस क्या है कि मुझे लेंथ अगर ढूंढनी होती है ना, तो इस एफ वाले में ना मैं लेंथ प्लॉट नहीं कर पाता, इस लेंथ वाले में प्लॉट कर नहीं पाता। अब मुझे यहां से लेके यहाँ की लेंथ प्लॉट करनी है कि ये पता ये एक लेंथ है, यहां से लेके यहाँ की लेंथ है। अब मुझे ये नल पॉइंट मिला, यहाँ मिला है। अब नल पॉइंट यहाँ मिला है तो मुझे एरो यहाँ से घुमा के यहाँ आना पड़ेगा, तो प्लॉट करना अजीब हो जाएगा। जस्ट रेफरेंस के लिए हम लोग सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए डायग्राम ये बनाते हैं, तो इसमें प्लॉट करना आसान है। देखो कैसे, क्या ये तुम्हारा ए पॉइंट, ये तुम्हारा बी पॉइंट, इस पूरे की लेंथ मान लेते थे हम लोग कैपिटल एल, है ना। और ये तुम्हारा गैलोमीटर मान लो, डिवाइस कनेक्ट करना है ना, मुझे करना क्या है, वोल्टेज डिवाइड करना है। इस वोल्टेज डिवाइड करने के लिए तुम लोग को पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। हमने वो प्रिंसिपल याद करा के लिया था, मैंने वो प्रिंसिपल याद करा के लिया था। जिस बच्चों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा उसको प्रिंसिपल याद होगा। प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? V प्रोपोर्शनल टू L। V को नाम भी दिया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर। क्या नाम था V का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर, ये V है। और वो बीच में क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर बिटवीन टू पॉइंट्स। ये प्रिंसिपल है। तो जितना लेंथ होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना लेंथ कम उतना पोटेंशियल कम होगा, ये रिलेशन होता है। अब दिमाग क्या है, ये लेंथ मान लेते हैं 20 का है एग्जाम्पल के लिए, और ये बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की रहेगी। अब मेरे पास जो डिवाइस है वो डिवाइस काम करता है कितने पे? 10 वोल्ट पे काम करता है। कितने पे काम करता है? 10 वोल्ट पे। तो मैंने क्या किया है, इस डिवाइस को यहां से लेके यहां तक कनेक्ट कर देता हूं, डिवाइस को यहां से कनेक्शन देता हूं। ये मेरा डिवाइस कनेक्शन में आ गया है, तो जोड़ दिया मैंने जॉकी के साथ, जॉकी के साथ जोड़ दिया। तो पहले डिवाइस जब यहाँ कनेक्ट करूंगा, डिवाइस यहाँ कनेक्ट करते एक दिखेगा कि डिवाइस में जो बैटरी है मेरी 20 वोल्ट और डिवाइस आ चुका है पैरेलल में। तो अगर ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट बन जाएगा और डिवाइस बुम करके फट जाएगा, क्योंकि डिवाइस सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पे चलता है। अब 10 वोल्ट पे चलता है तो डिवाइस में 10 वोल्ट जाना चाहिए, तो मैं यहां से पूरा कनेक्शन थोड़ी दूंगा, मैं यहां से गायब करूंगा, थोड़ा सा गायब करूंगा। और मुझे प्रिंसिपल पता है, लेंथ बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही इस वाले हिस्से को मैं कनेक्ट करूंगा जॉकी के साथ और यहाँ टच करना शुरू करूंगा, अलग अलग पॉइंट पे टच करते 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 आऊंगा 20 मीटर की लेंथ। अलग अलग पॉइंट पे टच करूंगा, जैसे 1 मीटर पे चेक किया, 1 मीटर पे चेक किया, डिवाइस में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आया। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आएगा? सिर्फ डिवाइस 10 वोल्ट पे ही काम करेगा, इतना अपना दिमाग क्लियर है। 1 वोल्ट पे चेक किया, 1 मीटर पे चेक किया, डिवाइस काम नहीं किया। 2 मीटर पे चला गया, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे काम नहीं किया। मान लो कि कोई डिवाइस कोई बल्ब है, 5 मीटर पे नहीं काम किया। जैसे ही टच करते करते मैं एग्जैक्टली मिडल पोर्शन पे, मतलब मान लो इन शॉर्ट 10 मीटर पे आ गया। 10 मीटर पे आते ही डिवाइस का बल्ब जल गया मतलब मैं 10 मीटर पे आ चुका हूं। 10 मीटर पे आ चुका है मतलब मेरा पोटेंशियल 20 था, अब पोटेंशियल 10 में डिवाइड हो गया। अब इतना 10 मीटर का ये लेंथ है, तो बचा कितना होगा? 10 मीटर ही होगा, हाँ है ना। तो ये तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडर है, देख लो वोल्टेज डिवाइड हो गया। अब सेम डायग्राम तुम्हारे बुक में है, पर वही डायग्राम महाशय ने नीचे बनाई है। ये जो बैटरी ऊपर बना दिया है और डिवाइस जो बना है नीचे बना दिया है, बाकी सब कुछ सेम। अब मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया है? बस वो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया। प्रिंसिपल क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर, potential difference between any 2 points of the wire is directly proportional to length of that wire. Potential difference is directly proportional to length of that wire between 2 points. ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल लिया है, जब एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे डायग्राम एग्जांपल वाले नहीं करना, सिर्फ एल लिखना, और ये जो लिखा है ना इस लेंथ को नाम दे देना L1 और L2, यहाँ देना ये L1 देना और ये L2 दे देना, समझ जाएगा, और डिवाइस का जो पॉइंट है वो पॉइंट मिल जाएगा। और लास्ट में तो बोल सकते हो एग्जैक्टली हाफ पोर्शन पे पोटेंशियल डिवाइड होगा। क्यों? 1 मीटर पे, अगर मैंने कहा था लास्ट टाइम, अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट मीटर की लेंथ होगी। अगर 20 मीटर की लेंथ है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बता जरा, कितना होगा? 1 वोल्ट। 2 मीटर पे 2 वोल्ट, 3 मीटर पे 3 वोल्ट, 4 मीटर पे 4 वोल्ट, 5 मीटर पे 5 वोल्ट। ऐसे करते करते मैं गया 10 मीटर पे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा मुझे? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मिल गया, मेरा डिवाइस चल रहा है। तो ऐसे इसलिए मैंने कहा ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ रही तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रही पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। इतना ही तुम्हारा ये वोल्टेज डिवाइडर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझे? इतना ही वोल्टेज डिवाइडर है। एक चीज और बचती है, उसको बोलते हैं फोटो सेंसर, ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। ये थोड़ा स्मॉल टॉपिक तुम्हारे बुक में दिए गए, मोस्टली पूछते नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ कि ऑडियो कंट्रोल क्या होता है और ये फोटो सेंसिंग क्या होता है। अब ये जो तुम्हारे स्पीकर देखें, जो बड़े बड़े स्पीकर बजते हैं ना, तो स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का बटन, वो भी तुम्हारा एक पोटेंशियोमीटर ही होता है। पोटेंशियोमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राउंड वाला जो गोल गोल घूम सकता है, और एक होता है स्लाइड वाला। एक रोटेटिंग होता है पोटेंशियोमीटर और एक होता है स्लाइड वाला। अब तुमने दोनों भी देखे हैं। पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, एक राउंड वाला जो घूमता है गोल गोल रोटेटिंग वाला, और एक होता है स्लाइड वाला। दोनों देखें, मैं दिखाता हूँ कहाँ देखें। स्पीकर का नॉब, तुम्हारे घर का स्पीकर जो होगा, स्पीकर का नॉब देखो, वो नॉब घुमाओगे ना, नॉब की वजह से तुम्हारी आवाज बढ़ती है कम होती है। ये पर्पस ही पोटेंशियोमीटर का ही है। वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, इससे तुम्हारा आवाज जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये हो गया रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर। अब देखा डीजे वाला, बोलते हैं ना डीजे बेस बड़ा, बेस जिससे बेस बड़ा बोलते हो, उसके पास होता है स्लाइडर पोटेंशियोमीटर। जैसे सरका देता है आगे की तरफ, तुरंत साइड कर दिया आगे की तरफ, तो साइड किया ना आगे की तरफ, तो उसने क्या इस्तेमाल किया कि उसने अपना बेस बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या? वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, इसने पोटेंशियल डिफरेंस आवाज बढ़ा दिया। फैन का नॉब देखा है, फैन के नॉब के अंदर पोटेंशियोमीटर ही होता है, सेंसिंग डिवाइस। तो नॉब घुमा दोगे तो फैन के अंदर करंट फास्ट हो जाएगा और फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये भी तुम्हारा पोटेंशियोमीटर ही होता है। 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर कहा मैंने, एक होता है रोटेटिंग वाला और एक कहा स्लाइड वाला। दोनों तुम्हारे बुक में है, ध्यान से पढ़ना। एक ऑडियो कंट्रोल लिखा गया और सेंसर लिखा गया। 2 एग्जाम्पल जो दिए, एग्जाम्पल वहां मिलेंगे तुम लोग को, ठीक है? अब ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पोटेंशियोमीटर के सारे एप्लीकेशन खत्म होते हैं। वोल्टेज डिवाइडर भी हो गया, सेंसर वगैरह भी हो गया, ऑडियो कंट्रोल भी हो गया, और स्टार्टिंग के सारे एप्लीकेशन हो गया। अब करंट खत्म कर ले, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक बार ये वोल्टेज डिवाइडर भी देख लो। मैंने पहले ही कहा वोल्टेज डिवाइडर टॉपिक थ्योरी है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। तुम्हारे ऊपर एक स्मॉल सा पैराग्राफ दिया गया है, एक बार तुरंत पढ़ लोगे वो क्लिक हो जाएगा। समझे बात? इतना मुश्किल नहीं है, मैंने समझा दिया है, ठीक है? चलो, अब बात मुझे कुछ नहीं करनी है, बात मुझे बस दिखानी है कि हमने ऑलरेडी सारे एप्लीकेशन देख लिए हैं। फर्स्ट कंपेयर ईएमएफ देख लिया है, तो कंपेयर टू ईएमएफ देख लिया है, ये दोनों देख लिए हैं। एक कॉम्बिनेशन भी देखा था, कॉम्बिनेशन देख लिया था, उसके बाद सम एंड डिफरेंस भी देख लिया था। 1 मिनट दूसरा कुछ एक्स्ट्रा बताना तुम लोग को, सम एंड डिफरेंस भी देख लिया था। क्या करना है और क्या नहीं करना उसकी बात कर रहा हूं। और इसके बाद देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद थर्ड देखा था तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडर, और फोर्थ तुम्हारा देखा है हम लोगों ने
वो होता है तुम्हारा ऑडियो कंट्रोल। कहा था ना ऑडियो कंट्रोल, मैंने एक्सप्लेन किया है बस ऑडियो कंट्रोल को। ये टॉपिक में कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी में है। तो ये जो टॉपिक्स है ना ये इंपॉर्टेंट हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछने के चांसेस रेयर है। रेयर क्यों है? क्योंकि ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, चांसेस थोड़ा कम है, रेयर है। मतलब पूछेगा ऐसा नहीं कि पूछा ही नहीं किया, तो 10 में से एक आध बार पूछा जाता है, पर कभी नहीं पूछा था। ये बहुत बार पूछा गया है। तुम्हारे पास जब वक्त ना हो तो इनको रिवाइज मत करना, इनको बस एक बार पढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करना। अब जब मैंने इंटरनल सिखा दिया तो जैसे मेरा वीडियो एंड हो जाएगा तुम लोग तुरंत उसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे। हाँ भाई बिना देखे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वोल्टेज डिवाइडर तो सिखा दिया, टॉपिक थ्योरी है, तुरंत बुक ओपन करना और पढ़ लेना कि जो मैंने बोला वो मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट में दिखा देना। सारी बातें वहां क्लियर कर दी मैंने। अब बचता है तुम्हारे पास, क्या कहा था मैंने, गिफ्ट दिया था फॉर्मूला। गिफ्ट वाला फॉर्मूला ये था V इज इक्वल टू E इंटू आर, V इक्वल्स टू E इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। गिफ्ट वाले फॉर्मूले को रट लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे लिए है क्योंकि ये बहुत बार यूज करोगे। ठीक है, इतना काम खत्म है। अब टॉपिक खत्म करने के लिए बस दो चीजें बचती हैं, दो चीजें, सच्ची दो चीजें बचती हैं। उसके बाद तुम्हारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। आज अपना लेक्चर नंबर 6 है, तो लेक्चर नंबर 7 में अपना करंट खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। करंट खत्म होने के बाद हमने एक न्यूमेरिकल करा लिया है बीच में, और बाकी बचता शायद से 9 या 10 न्यूमेरिकल उस तो बचते हैं ऑलमोस्ट। तो उसमें सारा न्यूमेरिकल हम लोग लेक्चर नंबर 8 में 7 में कर लेंगे, 6 है तो 8 में कर लेंगे। तो लेक्चर 8 होने के बाद तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। टारगेट ये है कि करंट खत्म कर दे जल्द से जल्द, उसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू करें। और रिकॉर्डिंग सारे तुम लोग को डेली मिलते रहेंगे। नोटिस कर रहे होगे कि लेक्चर डेली तुम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात की बात हम लोग ये करनी थी कि डिवाइस और टॉपिक क्या बचे हैं। बस एक समराइज कर लेते हैं कि क्या बचा है टॉपिक। तुम्हारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, और इसके बाद जो बनता है वो बचता है गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। यही दो टॉपिक बचते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, कहा था मैंने एक बार, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। इस टॉपिक को ना बहुत बढ़िया करना। ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले साल ये पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। डिफरेंस बिटवीन पिछले साल पूछा गया था 2 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर और एमीटर में। और ये बहुत बढ़िया है, हमने ऑफलाइन में हर बच्चे से ये याद करा के ले लिया, रट्टा करके ले लिया है ये टॉपिक की। अब गैल्वेनोमीटर एमीटर, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर, पर सवाल यह आता है कि गैल्वेनोमीटर आखिर है क्या। सवाल यह आता है गैल्वेनोमीटर आखिर है क्या। तो गैल्वेनोमीटर का देखो पर्पस हमने उस दिन सिखा दिया था, फिर भी एक बार देख लो कि मैं आगे गैल्वेनोमीटर बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर बताने वाला मैं हूं नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट शुरू कर दूंगा कि मेरे पास वो टॉपिक बड़ा है ना अपने पास, वो खत्म करना होता है उसको। तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि मैं पहले ही भी कह चुका हूं, फिर भी एक बार, गैल्वेनोमीटर कभी भी ना करंट को मेजर नहीं करेगा। ये करंट को सेंस करने काम आता है, करंट और वोल्टेज को सेंस करने। बहुत कम करंट को मेजर करता है ये, 10⁻³ एम्पियर तक का मेजर करता है। मतलब इन शॉर्ट मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर तक को मेजर करता है। 1 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, इसके ऊपर ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब 0.001 तक ये मेजर कर लेगा, इसके ऊपर ये मेजर नहीं कर पाएगा। अब ये करंट ही नहीं है, करंट थोड़ी है ये, इससे करंट से मेरा कौन सा डिवाइस चलने वाला है। तो ये सिर्फ करंट है कि नहीं इतना बताएगा, करंट कितना है ये बताना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये डिवाइस का चक्कर क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर फट जाएगा। उसमें अगर मान लो कि 1 एम्पियर करंट गया तो वो झेल ही नहीं पाएगा। तो पहले टारगेट दिमाग में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, कि मुझे वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, तो मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है, तो मुझे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्टेज को मेजर करना है। अब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्टेज को मेजर करना है तो करने से पहले 2 प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। पहला प्रिकॉशन ये कि गैल्वेनोमीटर को फटने से बचाना है। कैसे बचाना है कि जो एक्सेस करंट इसमें से पास ना हो, पर्पस ये। अब वोल्ट मीटर को देखो बन जाएगा वोल्ट मीटर का पर्पस क्या होता है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा। वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे, आराम से करेंगे। तो इतना टॉपिक अपने पास है, तो हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करना जा रहे हैं।
काफ़ी है। लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर रहा तुरंत तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एक बार सारी स्लाइड देख लेना, मैं दिखा के खत्म कर देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली स्लाइड, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हर चीज कवर करा दी है। चलो बच्चों फिर ध्यान से बात सुनना, फुल फ्लेज में पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि करंट तो खत्म होने वाला है अभी यूट्यूब पे करंट खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम लोग को पूरा करंट मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करंट खत्म होने वाला है तो तुम लोग प्रॉपर बुक मेंटेन करो। आई होप सो तुम लोगों ने बुक बनाई होगी, लिखना शुरू कर दिया होगा, तो करंट को तैयारी कर लो। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो शुरू करेंगे और कॉलेज भी शुरू हो गया है, तो तुम्हारे पास वक्त बहुत कम रह रहा होगा, तो जान से ध्यान लगा के पढ़ाई करना। कुछ भी डाउट रहा तुरंत कमेंट में पिन कर देना, हम सारे कमेंट में पढ़ता ही हूँ, तुम्हें पता है बात, और रिप्लाई में दे दूंगा उसी वक्त कमेंट में। चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए, जो भी रहा ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।